प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना पहला पाठ व्याकरण पाठ्य पुस्तक, जो हमारी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 का हमने पहला पाठ आपको करके हमने पुनरावृत्ति की है। और अब आपको इसकी परिभाषाएं, खासकर भाषा की परिभाषा, भाषा के दो रूप कौन से होते हैं, वो आपको याद हो गए होंगे। आज मैं एक बार इसे फिर से दोहरा देता हूँ, फिर हम अपने दूसरे पाठ पे चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, भाषा किसे कहते हैं, या फिर भाषा की परिभाषा आपको याद हो गई है। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा है? मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। और भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक आपको पता ही है, बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, और लिखित भाषा का रूप है लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। इसके बाद हमारा दूसरी परिभाषा थी व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। उसके बाद हमने आपको अभ्यास प्रश्न के बारे में भी बता दिया था। और जैसे कि पहला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाओ। गाय घास खा रही है, एक वाक्य एकदम सही है। तोता मिर्च खा रहा है, ये भी एकदम सही है। कुत्ता भौंक रहे हैं, इसमें क्या गलती थी? ये वाक्य गलत है। कुत्ता भौंक रहा है, रहे हैं हम लोग बहुवचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है, कलम मेरे को दो। हिंदी में मेरे को नहीं होता है, मुझे दो। तो ये वाक्य गलत है। यहाँ पे सही क्या होना था? कलम मुझे दो, लेकिन लिखा है कलम मेरे को दो, इसलिए वाक्य को हमने गलत किया है और उस पर क्रॉस का निशान लगाया है। दूसरा था, पेड़ पर तोता बैठी है। तो ये आपको पता है लिंग की गलती है। लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आता है। तो बैठी है गलत है। हमने इसको सही करके क्या लिखा है? पेड़ पर तोता बैठा है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, ये भी लिंग की अशुद्धि है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। लड़का गेंद से खेल रहे हैं, ये गलत है। हमें क्या लिखना पड़ेगा? लड़का गेंद से खेल रहा है। रहे हैं बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गलती थी। माताजी खाना पका रहे हैं, तो यहाँ पे रही होगी। माताजी खाना पका रही हैं। उसके बाद खाली स्थान हमें ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, सही शब्द से इसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, खाली स्थान भरना था। पहला है, रिक्त स्थान हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। इसका क्या उत्तर होगा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। ख है, रिक्त स्थान भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। हम कहेंगे व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। ग है, उड़ीसा में रिक्त स्थान भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। सबसे पहले हम रिक्त स्थान सीखते हैं, तो इसमें क्या होगा? मातृभाषा। इसके अलावा चौथा प्रश्न है, अपने देश में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो हमारे। तो भाषा क्या होती है आपको मैंने बताया था। भाषा का अपना व्याकरण होता है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें कम से कम 5 भाषाओं के नाम लिखने थे। तो पंजाबी एक भाषा है, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तो ये हम लिखेंगे भाषाओं के नाम। बोलियां उससे अलग होती हैं, बोलियों के नाम नहीं लिखने। अब आ जाते हैं रचनात्मक कार्य, ये तो हमने आपको बता ही दिया। आज हम अपना दूसरा पाठ शुरू करेंगे, ये है वर्णमाला व मात्राएं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, आपको पता है। आज इसमें हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे। वर्णों
को मिलाकर वर्णमाला बनती, या हम कहेंगे वर्णों के सही क्रम में लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला दो चीज़ों से बनी होती है, स्वर और व्यंजन से। आपको पता है स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक बार आपको बता देते हैं, इसको दोहरा देते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये थे हमारे स्वर, ये आपको पहले ही पता है। ठीक उसी तरह व्यंजन भी एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। व्यंजन है क ख ग घ अन, च छ ज छ य, ट ठ ड ढ ढ ड ढ, त थ ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो ये थी हमारी वर्णमाला, और इनकी मात्राओं के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसको हम लोग दोहरा लेंगे, और इनसे बनने वाली शब्द, ये बहुत ज़रूरी है, मात्रा के रूप और स्वरों का प्रयोग। तो ये ज़रूरी है, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं कि जैसे स्वर अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और यह व्यंजन के साथ कैसे मिलकर क को बनाता है। और एक शब्द, ये तीन हम देख लेते हैं। तो है, आज हम कर रहे हैं मात्रा के रूप में, भी होता है। मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग, मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग। सबसे पहला है अ। चलो हम इसकी तालिका ही बना लेते हैं। पहला स्वर से लिखते हैं, स्वर, फिर है इसकी मात्रा, फिर व्यंजन के साथ, क्योंकि स्वर व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा का रूप लेते हैं, और बनने वाले कुछ शब्द के उदाहरण के तौर पे शब्द। हम इसकी तालिका ही बना देते हैं। तो पहला है स्वर अ। अ स्वर है, और अ की कोई मात्रा नहीं है, इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो हम लिखेंगे कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। बाकी सभी स्वरों की मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती, हमें पता होना चाहिए। और ये व्यंजन के साथ, जैसे क क्या है, व्यंजन है, क के साथ अगर अ मिलेगा तब ये क बनाएगा, क। तो ये व्यंजन को हलंत के साथ ही लिखा जाता है। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले भी जाते हैं। हमने आपको समझाया था कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसीलिए व्यंजन को हम हमेशा हलंत के साथ ही दिखाते हैं। तो क हलंत जमा अ, तब क का बनता है, और क से बनने वाला शब्द है जैसे कलम। अब आ जाते हैं, हमारा दूसरा जो है स्वर है आ, इसकी मात्रा है आ। इसकी मात्रा कैसी होती है? खड़ी रेखा की तरह इसको लिखा जाता है। और अगर क व्यंजन के साथ लगाएंगे, उदाहरण क का ही देखें, क
जमा आ, तो ये क्या बना? का। का, और का से बनने वाला कान, काम, कान शब्द जो है का से बना। तो ठीक इसी तरह अगला हमारा स्वर है ई, छोटी ई। ई आपको पता ही है, यह बाएं हाथ की तरफ से लगता है। मैं शिरोरेखा भी खींच देता हूँ, कुछ भी किताबों में शिरोरेखा भी लिखी गई, तो इसे टी मत समझिएगा, शिरोरेखा है। अगर इसमें ये कर दिया जाए शिरोरेखा है, ताकि लोगों को पता चले कि शिरोरेखा के ऊपर आती है और ऐसे लिखा जाता है चिन्ह। तो है क हलंत छोटी ई, तो की बनेगा, क्या बनेगा? की। किला शब्द है जो की से बन रहा है। आगे चलते हैं, बड़ी ई, और इसकी मात्रा क्या है? यह दाएं हाथ की तरफ से लगती है। मैं शिरोरेखा भी खींच देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अगर क हलंत के साथ, क व्यंजन के साथ इसको लगाएंगे तो बड़ी ई की बनेगा, की। जैसे की, जैसे कील शब्द। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, स्वरों का व्यंजन के रूप में, अरे मात्रा के रूप में स्वरों का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं और कैसे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ऊ, छोटा ऊ, और आपको पता है नीचे लगता है मात्रा ऊ, और क हलंत जमा ऊ, क्या बना? कु। तो कुर्सी, कुआं, कुआं हो गया, या कुर्सी, ऐसे शब्द का निर्माण। अब आ जाती है बड़ा, बड़ा ऊ। आपको पता है बड़ा ऊ इस तरह इसका मात्रा लगती है, शिरोरेखा से नीचे की बात। और क हलंत बड़ा ऊ क्या बनाएगा? कु। जैसे कुल, कूप, कुएं को कूप भी कहते हैं, कुल। तो ये था हमारा, हम कहेंगे कि मात्रा के रूप में हमने स्वर का प्रयोग किया है। और भी है, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। आगे चलते हैं, उसके बाद री, री भी स्वर है, तो इसका भी हम प्रयोग देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब है री से शुरू करते हैं। स्वर है री, और इसकी मात्रा के रूप में इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। क हलंत जमा री बनाता है क्री, नीचे लगता है री की। इसमें है कृपा, कृषि, कृषि। तो री का प्रयोग किस तरह होता है? अगला है ए, छोटा ए। इसका ए की मात्रा आपको पता है, और ये शिरोरेखा से ऊपर होती है, ये पहचान है, ये शिरोरेखा से ऊपर होती है। क हलंत जमा ए, क्या बनाएगा? के। शब्द क्या है? केश, केला,
ए, और इसमें मात्रा ऊपर लगती है शिरोरेखा से ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए, शिरोरेखा से ऊपर लगती है। क हलंत अगर क व्यंजन के साथ इसे जोड़ा जाए तो ये होता है कै। और जैसे कैदी, कैदी जो कैद में रहता है, कैदी। ओ, ओ स्वर का मात्रा भी कैसे होता है, ओ, ये शिरोरेखा है। और क हलंत जमा ओ, कैसे क्या बनाएगा, को, जैसे कोयल, कोयल चिड़िया का नाम कोयल। और अंतिम है हमारा औ, क हलंत जमा औ, क्या बनेगा, क। और क्या लिखा जाएगा, कौन, शब्द क्या बनेगा, कौन। तो बच्चों ये थे हमारे, हम कहेंगे मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग हमने कैसे किया और उनके मात्रा किस तरह की मात्रा होती है। व्यंजन के साथ, क व्यंजन के साथ मिलाकर के हमने जो शब्द बनाए तो आपको इसकी पहचान आ गई होगी। तो व्यंजन के साथ मात्रा लगने से शब्द बनते हैं, व्यंजन के साथ मात्रा लगने से शब्द बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हम कहेंगे जो स्वतंत्र रूप से हम उनका प्रयोग करते हैं, वो मात्रा के रूप में नहीं आते हैं। जैसे अनार, आम, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को लगते हैं कि हम लोग सभी स्वर मात्रा का रूप लेते हैं, तो ये बात सही नहीं है। कुछ जो शब्द हैं हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से स्वरों के प्रयोग से ही हम शब्द बना सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका हम प्रयोग स्वरों का स्वतंत्र रूप से ही बना देते हैं, बिना मात्रा का रूप लिए ही वे शब्द बना देते हैं। जैसे आम, अनार, ये सब आपको इसकी भी सूची लिखा देते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि जो स्वर होते हैं जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो मात्रा के रूप में कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में स्वर बिना मात्रा का रूप लिए ही स्वर बना देते हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब बिना किसी मदद के, स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग किसमें प्रयोग करना है, शब्द निर्माण। यहाँ का हम क्या बताना चाह रहे हैं कि स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं या शब्द निर्माण कर रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से जैसे आम, अनार, अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, उसके बाद में बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ
से ऊन। तो इसमें देखिए ये सारे स्वर हैं और ये बिना हम स्वतंत्र रूप से स्वरों शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। शब्द जैसे अनार है, इसमें हमने स्वर अ ही लगा दिया, इसमें मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये स्वतंत्र रूप से शब्दों का निर्माण कर। और भी हैं कुछ सूची, उनको भी लिखते हैं। जैसे री, जो री है, री से ऋषि बनता है, ये सबको पता है। ऋषि, उसके बाद एड़ी, एनक और ओखली, और फिर औरत, तो जब बच्चों ध्यान से देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से भी उनका प्रयोग किया जा सकता है शब्द निर्माण में। स्वर का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से ही लिख या बोल सकते हैं। ये इसको ध्यान दीजिएगा, व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से ही लिख और बोल सकते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से बनने वाले शब्द आपको याद भी होंगे, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से बड़ा ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये था हमारा, हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग शब्द बनाने में, शब्द के निर्माण में। तो इस पाठ में हमने वर्णमाला के बारे में जाना, मात्राओं के बारे में जाना, और कैसे शब्दों का निर्माण होता है, और वर्णों से ही शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्य ही हमें सही रूप से, हम कहेंगे वाक्यों की ही मदद से हम भाषा का, हम कहेंगे वाक्यों का प्रयोग करके हम अपने बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो व्याकरण जो है वो, हम कहेंगे व्याकरण इस वाक्यों का शुद्ध रूप भी हमें बताता है। तो वर्ण से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, और सही मायने में वाक्य दोनों द्वारा ही हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। दूसरे लोग भी लिखित या मौखिक रूप से वाक्यों के प्रयोग से अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। तो इस पाठ को हमने कर लिया है। कुछ अभ्यास प्रश्न है जो बहुत ही सरल है, खासकर जो मटका वाला, जो कलश वाला जो प्रश्न है, हमें स्वर और व्यंजन को पहचानना है और उनको अलग अलग तालिका में लिखना है। और एक दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। इसमें चित्र देख करके हम स्वरों का प्रयोग करेंगे। ये बहुत आसान है, इनको दो को कर लेते हैं। ये है हमारा अभ्यास, आपने पढ़ा ही होगा या आपको जल्दी ही याद भी आ जाएगा। जैसे है कलश वाला प्रश्न, तो इसमें हमें कलश दिया हुआ है, इसमें सभी स्वर और व्यंजन जो है आपस में मिल गए हैं। इस कलश में हमें छांट करके लिखना है। ज, प, च, म, उ, प,
ई ए य ब छ ओ उ अ भ और ई। इनको दो सूची में लिखना है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में ही हमें लिखना है। दोनों सूची आपस में जो मिल गए हैं इनको अलग करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इनको लेंगे। पहला है झ, ज है व्यंजन। झ को हम व्यंजन के नीचे लिखेंगे। ए स्वर है, उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में आया है, तो हमारी गलती या छूटने की कोई शंका नहीं रहेगी। तो ए, फिर आया इन दोनों को करके ज व्यंजन है, ज, प भी व्यंजन है, उसके बाद में च भी व्यंजन है, म उ प, म उ प, ये सब व्यंजन। उसके बाद में ओ, फिर आएगा आ, फिर ई, फिर ए, फिर अब यहां लिखते हैं ब भी व्यंजन है, छ व्यंजन है, ओ स्वर है, स्वर को अलग लिखते हैं हम, उ, उसके बाद में बड़ा उ है, फिर अ, भ है, व्यंजन के नीचे आएगा भ, और ई, ए स्वर। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब है दूसरा। एक मिनट, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट। नहीं, ये है दूसरा प्रश्न। चित्र देखकर उचित स्वरों का प्रयोग करो। तो इसमें हमें चित्र देखकर स्वर के प्रयोग से शब्द बनाना है। यहाँ तक कि शब्द भी हमें आधा दे रखा है। उचित स्वरों का प्रयोग करो। पहला है ओखली। पहला शब्द है ओखली। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा ओखली की। उसके बाद में एनक। एनक। अगला है ऊन और आग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका गृह कार्य आपको दे देता हूँ। ये परिभाषाओं को याद करना है और जो शेष प्रश्न है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।